राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ब्यावर की ओर से बुधवार को स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सेना की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ सेना के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह जोधा, तहसील अध्यक्ष रंजीत सिंह नरूका, उपाध्यक्ष सुमेर सिंह सिसोदिया, सुमन कंवर, राहुल सिंह सोलंकी, हिम्मत सिंह सिसोदिया तथा सुधीर सिंह तोमर आदि ने करणी माता के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर तथा पुष्प अर्पित करते हुए किया। शिविर शुभारंभ के मौके पर जिला अध्यक्ष जोधा ने कहा कि एक मां की उम्र उसके बच्चे को नहीं बचा सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की ओर से किया गया रक्तदान उसका जीवन अवश्य बचा सकता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। प्रातः 9 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित रक्तदान शिविर में 40 यूनिट रक्त पीड़ित मानवता की सेवा समर्पित हुआ। इस मौके पर रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को सेना पदाधिकारियों की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर के दौरान राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मुकुल राजवंशी तथा उनकी टीम के सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के दौरान प्रताप सिंह नरूका, वीरेंद्र सिंह भाटी, हिम्मत सिंह गहलोत, सारिका यादव, ममता गुप्ता तथा भावना पवार सहित अन्य कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना स्थापना दिवस पे 3 मार्च को ये हमें ब्लड डोनेशन का कैंप रखाया गया है। इसमें सभी समाज के हमारे 36 कौम को साथ मिलकर चलते हैं। पहले स्थापना दिवस हमारे जयपुर में था, कोविड के हिसाब से ब्यावर में हमने हर तहसील के ऊपर, हर जिले के ऊपर ये हमारे चल रहा है। पूरे भारतवर्ष के अंदर बनाया जा रहा है। देश भर में लॉकडाउन के कारण स्ट्रीट वेंडर्स को संबल प्रदान करने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स एवं पथ विक्रेताओं को 1 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 10,000 का कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिस पर 7% वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह के अनुसार शहर के सभी स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेला चलाते हो, चाय की थड़ी वाले, जमीन पर बैठकर सब्जी विक्रेता एवं अन्य पथ विक्रेताओं को जिसने उक्त योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वे आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो एवं बैंक पासबुक की फोटो प्रति के साथ कार्यालय समय एवं दिवस पर शहरी आजीविका केंद्र बिदाम देवी बूरठ धर्मशाला रेलवे स्टेशन के पास उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए अपना रजिस्ट्रेशन आवश्यक रूप से करवा ले, ताकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार की उक्त योजना का लाभ उठा सके। शहरी आजीविका केंद्र के कोऑर्डिनेटर कैलाश सिंह रावत ने बताया कि देश भर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को संबल प्रदान करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है, लेकिन योजना के तहत अब तक शहर के सभी स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना से जुड़ नहीं पाए हैं। अतः शेष रहे लोगों को लाभान्वित करने के लिए योजना के तहत पंजीकरण जारी है। सिंह ने शहर के शेष रहे स्ट्रीट वेंडर्स से शीघ्र ही योजना के तहत पंजीकरण करवाने की अपील की है, ताकि योजना का लाभ दिया जा सके। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि द्वारा 10,000 रुपये का ऋण दिया जा रहा है। उसमें 7% सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है, किंतु स्ट्रीट वेंडरों का इसमें बिल्कुल भी वो नज़र नहीं आ रहा है, जिससे इनको योजना का फ़ायदा दिलाया जा सके। प्रचार प्रसार होने के बावजूद न्यूज़ में भी दिया गया, किंतु स्ट्रीट वेंडरों में बिल्कुल भी उस तरह का रुझान नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सभी स्ट्रीट वेंडरों से कहना चाहता हूँ कि जो भी ठेला चालक है, चाय की थड़ी वाले हैं, मोची है, वो अपना जल्द से जल्द बिदाम देवी आश्रय स्थल शहरी आजीविका केंद्र रेलवे स्टेशन के पास में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, ताकि गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचाई जा सके। सिंदरिया गहलोत परिवार की ओर से मंगलवार शाम को राठी जी की हवेली के सामने स्थित श्री सेन मंदिर में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। फाग महोत्सव के दौरान भजन गायक राजकुमार गहलोत, मुकेश चक्रधारी, मनोज शर्मा, सुनील शर्मा तथा नंदकिशोर सेन ने एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान भजन गायकों ने तुम झोली भर लो भक्तो, रंग और गुलाल तथा फागनियों आई गयो सांवरिया गिरधारी आदि भजन प्रस्तुत कर कार्यक्रम में समा बांध दिया। कार्यक्रम के दौरान सत्यनारायण, संपत राज, बाबूलाल तथा नौरतमल गहलोत सहित बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे।
उपखंड में चल रहे कोरोना संक्रमण बचाव टीकाकरण को लेकर उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान मुस्तैदी से लगी हुई है। एसडीएम चौहान उपखंड में 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रात दिन भागदौड़ कर रही है। वे प्रतिदिन किसी न किसी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कार्मिकों को दिशा निर्देशित कर रही है। बुधवार को भी एसडीएम चौहान ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने जवाजा क्षेत्र के किशनपुरा, कोटड़ा, काबरा राज्य आवास तथा जवाजा चिकित्सालय में टीकाकरण की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टीकाकरण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में कार्मिकों से बातचीत की। साथ ही उन्हें निर्देशित किया कि टीकाकरण के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जावे। संबंधित व्यक्ति का संपूर्ण रिकॉर्ड संधारित किया जावे। साथ ही टीका लगवाने वाले लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें भी अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने की अपील की। इस दौरान एसडीएम श्वेता चौहान ने सरकारी स्कूलों का भी अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान स्कूल में पोषाहार उपस्थिति रजिस्टर के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अध्यापकों से अपने गांव के बुजुर्ग लोगों को टीकाकरण केंद्र पहुंचाकर टीके लगवाने तथा गांव में जागरूकता पैदा करने की बात कही। किशनपुरा पीएससी के निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने सभी बीएलओ को अपने अपने क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को प्रेरित करते हुए टीकाकरण पहुंचाने की व्यवस्था के निर्देश दिए। किशनपुरा पीएससी के निरीक्षण के दौरान किशनपुरा पीएससी केंद्र पर सरपंच लीला भाटी, सरपंच हीरा सिंह, धर्मेंद्र सिंह भाटी, कैप्टन जुंजार सिंह, सूबेदार मोहन सिंह, जसवंत सिंह भाटी, राजू सिंह, चिनम सिंह तथा श्रवण सिंह आदि मौजूद थे। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण अभियान को अब प्रशासन के प्रयासों से गति मिलना शुरू हो गया है। शहर में बुजुर्गों की सुविधा को देखते हुए बुधवार से शहर के टाटगढ़ रोड स्थित ईएसआई अस्पताल में भी टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। ईएसआई अस्पताल में शुरू हुए टीकाकरण के बाद राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के वैक्सीन सेंटर पर दबाव कम हो गया है। उधर आसपास के निवासी भी अब आसानी से अपने निकटतम सेंटर पर पहुंचकर परिवार के बुजुर्गों का टीकाकरण करवा रहे हैं। ईएसआई अस्पताल पर हाथों हाथ पंजीकरण करने के पश्चात बुजुर्गों का टीकाकरण किया जा रहा है। उधर उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान की ओर से बीएलओ को दिए गए निर्देशों का असर भी देखा जा रहा है। बीएलओ की समझाइश पर अब लोगों का रुझान टीकाकरण की ओर बढ़ रहा है। उधर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय स्थित वैक्सीन सेंटर पर भी टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के बाद लोगों केंद्र बने सेल्फी कॉर्नर पर भी सेल्फी ले रहे हैं। उधर शहरवासियों की सुविधा को देखते हुए उपखंड प्रशासन की ओर से सेदरिया स्थित पीएससी तथा मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी पर भी टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। कोविड-19 प्रभारी शरद टंडन ने बताया कि मंगलवार को फतेहपुरिया पीएससी पर टीकाकरण के दौरान लोगों की मांग पर वहां के टीकाकरण की व्यवस्था एके सहित शहर के सभी केंद्रों पर कर दी गई है। शहर का कोई भी व्यक्ति किसी भी केंद्र पर अपने आधार कार्ड के साथ पहुंचकर टीका लगवा सकता है। टंडन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने बुजुर्ग परिजनों को निकटतम केंद्रों पर ले जाकर टीका अवश्य लगावे तथा अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वैक्सीन लगाया तो पता ही नहीं लगा। मैंने वैक्सीन लगाते मैडम ने कहा लग गया। मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रहे हो? कहने मालूम ही नहीं पड़ा, मतलब आसानी से लग गया। मुझे बहुत गर्व है इस चीज़ का कि यह सुविधा हुई है और मैं सबसे कहना चाहता हूँ जो बुजुर्ग लोग हैं जल्दी से जल्दी जाके यहाँ पे अपना ये सुरक्षा कवच पहन ले, इंजेक्शन लगा के। मोदी जी के आदेशानुसार और राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 1 मार्च 2021 से 24 तक जितने भी वृद्धजन हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उनका कोरोना का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाना है, जो कि आज 3 मार्च को हो चुका है स्टार्ट। तो पहले दिन 1 मार्च को अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर के अंदर लगभग 290 जनों का वैक्सीनेशन हो गया है और दूसरे दिन लगभग 550 जनों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो कुल मिला के लगभग 830 जनों का वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है। अभी तक किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं आई है किसी भी वृद्धजन के अंदर। हालांकि हल्का फुल्का जैसे वैक्सीनेशन साइट के ऊपर दर्द वगैरह है या सिर दर्द वगैरह है या जनरल बॉडी पेन वगैरह ये ऐसा हो सकता है। बाकी किसी को भी इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्यावर शहर के अंदर वैक्सीनेशन का जो पर्व एक तरीके से जो मनाया जा रहा है वो 1 मार्च से हमारे प्रारंभ किया गया था और इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो 1 मार्च को केवल 2 सेंटर एकेएच अस्पताल में ही खोले थे और वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरीके से चला। पहली तारीख को लोगों को अवेयरनेस भी किया गया सोशल मीडिया के थ्रू और प्रचार प्रसार के जितने भी माध्यम हैं हमारे पास, जैसे हम लोग ई रिक्शा के माध्यम से, साउंड के माध्यम से, जमादारों के थ्रू, पार्षदों के थ्रू, सारे जनप्रतिनिधियों ने इसमें मदद करके 1 मार्च से जो काम प्रारंभ हुआ उसके अंदर 290 के करीब हमारे जो लाभार्थी थे शहरी क्षेत्र के उनको वैक्सीनेशन किया गया। लेकिन ये महसूस किया गया पार्षदों द्वारा हमें बताया कि भाई जहाँ तक संभव हो सर आप अलग अलग जगहों पर
इसकी व्यवस्था करें, क्योंकि AKH कई बुज़ुर्गों के लिए दूर भी पड़ जाता है। तो उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे उपखंड अधिकारी महोदया ने 3 सेंटर और चालू किए, गढ़ी थोरियान और फतेहपुरिया दोयम AKH के साथ। अब सेंटर चालू होने से पहले 1 दिन पहले ही साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से हो जाती है, ताकि पूरी तरह से हाइजीनिक रहे। तो इन चीज़ों का, हर छोटी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है प्रशासन ब्यावर द्वारा, और उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा हम लोगों को पूरी तरह से निर्देशित कर दिया गया है कि हमारे शहरवासियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, वो निडर होकर, निर्भीक होकर अपना वैक्सीनेशन कराएं। सम्माननीय उपखंड अधिकारी महोदया श्वेता जी चौहान के निर्देशन में बुज़ुर्गों के लिए जो टीकाकरण हो रहा है, उस टीकाकरण के लिए बुज़ुर्गों की सुविधा को देखते हुए ESI हॉस्पिटल में भी आज से यह कार्यक्रम शुरू हो गया है। बुज़ुर्ग व्यक्ति यहाँ टीकाकरण कराने के लिए आ रहे हैं। स्थानीय जो BLO हैं वो भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में कृषि मंडी समितियों को जीवित रखने के लिए संजीवनी दी है। राज्य सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग ने कृषि जिंसों की बिक्री पर लगने वाले टैक्स में कमी की है, ताकि किसानों का रुझान कृषि मंडी की तरफ बढ़े। कृषि उपज मंडी समिति सचिव महेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग ने प्रदेश भर में सभी कृषि मंडियों को कृषक शुल्क तथा कृषक कल्याण शुल्क में कमी के निर्देश जारी किए हैं। शर्मा ने बताया कि विभाग में प्राप्त निर्देशों में तिलहनी फसलें, तारामीरा, सरसों, ग्वार तथा कपास सहित अन्य जिंसों पर पूर्व में ₹1.60 कृषक शुल्क को कम करते हुए ₹1 प्रति 100 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, गेहूं सहित अन्य पर 1 के स्थान पर 50 पैसा कर दिया गया है। सचिव शर्मा ने बताया कि किसान कल्याण कोष बीमा योजना के तहत ₹2 के स्थान पर अब ₹1 ही लिया जाएगा। शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में कृषि मंडियों को संजीवनी देने के लिए उक्त निर्देश जारी किए हैं। कृषि उपज मंडी समिति को मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क की दरों में परिवर्तन संबंधित आदेश विभाग द्वारा प्राप्त हुए। इसमें पूर्व में जो कृषक कल्याण शुल्क की चल रही थी 1% उसको कम करके 0.50% किया गया है। उसके अतिरिक्त मंडी शुल्क में तिलहन पर जो पूर्व में 1% चल रहा था, जिसे 0.75% किया गया है। जिन कृषि जिंसों पर 1.60% मंडी शुल्क आरोपित था, उसके एवज में अब 1% किया गया है। मोटे अनाज इत्यादि पे 0.50% मंडी शुल्क की दरें नवीन निर्धारित की गई है। जिला राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में इस समय जीवन रक्षक दवाओं का टोटा है। बदलते मौसम के कारण जहां सबसे ज्यादा मरीज हार्ट के आते हैं, वहीं हार्ट के पेशेंट को लगाए जाने वाले इंजेक्शन की सप्लाई तक नहीं आ रही है। ऐसे में मरीज के परिजन आपातकाल में महंगे दाम पर उक्त दवा को बाहर से खरीदने पर मजबूर है। बताया जा रहा है कि पूरे जिले में हार्ट से संबंधित इंजेक्शन की सप्लाई प्रभावित है। जानकारी के अनुसार बदलते मौसम में हार्ट के मरीजों की संख्या ज्यादा रहती है। अत्यधिक सर्दी एवं खान पान में बदलाव के चलते हार्ट के मरीजों की संख्या अधिक हो जाती है, जिसमें उम्र दराज लोग ज्यादा होते हैं। ऐसे में आपातकाल में आने वाले मरीजों की जीवन रक्षा के लिए एनोक्सफारिन सोडियम इंजेक्शन IP लगाई जाती है। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन के लगाने से खून का थक्का नहीं बनता है तथा मरीज की जान बचने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन वर्तमान में 5 जिलों के मरीजों को उपचार देने वाला राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में उक्त इंजेक्शन का टोटा हो गया है। AKH में उक्त इंजेक्शन स्टोर में उपलब्ध नहीं है। सूत्रों से जानकारी में सामने आया है कि जिला स्तर पर ही उक्त इंजेक्शन की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे चिकित्सालय में आने वाले ऐसे मरीजों की जान सासत में है। डिमांड भेजे जाने के बाद भी उनकी सप्लाई नहीं आ रही है। ऐसे में आपातकाल में इस इंजेक्शन को बाहर से खरीदने की मजबूरी भी है। फार्मासिस्ट सुमन मुंडोतिया ने बताया कि इंजेक्शन की डिमांड बनी हुई है, विभाग को डिमांड भेजी जा चुकी है। कोरोना के कारण सप्लाई बाधित हुई है। सप्लाई मिलते ही विभाग में भेज दी जाएगी। गंभीर रोगियों के लिए आवश्यकता के सवाल पर उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में खरीद करके रोगियों को इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है। एनोक्साइपेरिन इंजेक्शन की डिमांड हमारे पास आई है APL काउंटर 16 नंबर से और CCU से भी आ रखी है। हमने डिमांड अजमेर DDW भेज दी है। अभी पाइपलाइन में है सप्लाई, आने में 15 से 20 दिन लगेंगे। तो जैसे हमारे पास अवेलेबल होगी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। 2 महीने से इंजेक्शन नहीं आ रहा है तो डिमांड तो हमारी हमेशा जाती है। और अभी बीच में ये कोविड की वजह से काफ़ी सारा स्टॉक था, पर कोविड में जाने की वजह से स्टॉक थोड़ा
बैलेंस नील हो गया है और अब आने में है परचेजिंग। और ऐसा नहीं है, इमरजेंसी में अगर कोई मरीज होगा तो उसको परचेज करके देने की भी व्यवस्था रहती है हमारे पास। कहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा मन में हो और दृढ़ निश्चय हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें स्वतः ही दूर हो जाती है। इस कहावत को सच साबित किया है ब्यावर के समीप बस्ती मसूदा निवासी मधु भाट ने। संगीत की दुनिया में अपना अलग मुकाम हासिल बना चुकी मधु अब माटी की महक से सबको रूबरू करवाने के ख्वाब संजोए राजस्थानी गानों का एल्बम तारा री चुंदरी लॉन्च करने जा रही है। 6 मार्च को इस एल्बम का पहला गाना रिलीज होगा। इस गाने के पोस्टर और टीजर का विमोचन हाल ही में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने किया है। गौरतलब है कि मसूदा के समीप छोटे से गांव बस्ती निवासी मधु भाट का जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। संगीत की दुनिया में भी खुद को स्थापित करने के लिए मधु को काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में मधु ने जागरण कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी, जहां श्रोताओं की फरमाइश पर उन्हें नृत्य भी करना पड़ा। 2005 में मधु का खुद का म्यूजिक एल्बम लॉन्च हुआ। कृष्ण भजन के एल्बम के बाद मधु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस दौरान मधु ने कुछ राजस्थानी फिल्मों, एल्बम और सीरियल में भी अपनी आवाज दी। मधु ने संगीत की बारीकियां अपने गुरु प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विश्व मोहन भट्ट से सीखी। सिंगर मधु भाट के इस प्रयास को न सिर्फ CS निरंजन आर्य ने सराहा, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दिया कुमारी, मंत्री प्रमोद जैन भैया, ADJ अमृत कलश, IAS नीरज के पवन अरोड़ा, CMD जगदीश चंद्रा, CM सुराणा समेत अन्य कई हस्तियों ने मधु को शुभकामनाएं दी। इस गाने को 6 मार्च से YouTube चैनल पर रिलीज कर दिया जाएगा। अपनी आवाज के दम पर देश विदेश में पहचान बना चुकी मधु भाट ने अब अभियान की दुनिया में भी कदम रखा है। उन्होंने इस एल्बम के मुख्य गाने लियादो रे बादीला तारा अली चुंदरी को न सिर्फ अपनी आवाज दी है, बल्कि इस गाने पर जयपुर कैडर के अधिकारी पंकज कुमार के साथ अभिनय भी किया है। इस गाने के बोल धनराज दादिश ने लिखे हैं तो संगीत निजाम खान ने दिया है। अपने एल्बम को लेकर मधु भाट ने बताया कि आज संगीत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कमा लिया, लेकिन अपनी माटी की महक को वह नहीं भूली है। उन्होंने बताया कि वह जब छोटी थी तो राजस्थानी गाने उन्हें बहुत पसंद थे, लेकिन अब राजस्थानी फिल्म और संगीत बहुत कम देखने सुनने को मिलता है। इस कारण उन्होंने अब राजस्थानी संगीत के लिए प्रयास करने की ठानी और राजस्थानी एल्बम की तैयारियों में जुट गई। इसी का परिणाम है कि 6 मार्च को पहला गाना रिलीज होने जा रहा है। अभिभाषक संघ ब्यावर चुनाव 2021 के तहत बुधवार को विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन रहा। अंतिम दिन तक संघ अध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों ने दावेदारी जताई है। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट हनुमान सिंह राठौर, निर्मल चंद्र मेहता तथा सुनील कौशिक ने दावेदारी जताई है। चुनाव अधिकारी भूपेंद्र सिंह तोमर, सह चुनाव अधिकारी मोहम्मद अशफाक और सूर्यकांत चौधरी के सानिध्य में आगामी 15 मार्च को विभिन्न पदों के लिए होने वाले मतदान के लिए सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही है। बुधवार को नाम दाखिले के अंतिम दिन को उपाध्यक्ष पद के लिए दिलीप सिंह गौरा व रमेश चंद्र जांगीर, सचिव पद हेतु जितेंद्र सिंह पंवार, नरेंद्र कुमार शर्मा, ऋषिराज चौहान तथा भगवत सिंह चौहान, सह सचिव पद के लिए शंभू यादव व सर्वेश्वर सारस्वत ने दावेदारी जताई है। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष पद के लिए विशाल जैन तथा बलवंत सिंह चौहान व पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती अनामिका चौहान तथा प्रकाश परिहार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा शुक्रवार तक नाम वापसी हो सकेगी। नाम वापसी के पश्चात चुनावी तस्वीर साफ होने के बाद 15 मार्च को मतदान करवाया जाएगा। बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल होने की अंतिम तिथि के बाद से ही न्यायालय परिसर में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। विभिन्न पदों के संभावित प्रत्याशी अभी से ही मतदाताओं से संपर्क करने में जुट गए हैं। ये विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसके अनुसार 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक नॉमिनेशन भरने की थी, जिसकी आज अंतिम तारीख थी, जिसमें के लिए जो हमारे नॉमिनेशन पास हुए उनकी सूची जारी कर दी गई है। और अब जो है आगे कल 4 तारीख को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। उसके पश्चात 5 और 6 को विड्रॉल किया जाएगा। उसके बाद अवसर हुआ तो 15 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। जिले भर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में पुलिस की ओर से नाकाबंदी की जाकर क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों तथा वाहन चालकों की चेकिंग करते हुए उनके बारे में जानकारी ली जाकर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को सिटी थाना पुलिस की ओर से थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में सिटी सिनेमा की यहाँ नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान वहां से गुजरने वाले वाहनों के पंजीयन संबंधी व वाहन चालकों के लाइसेंस आदि की जानकारी लेते हुए रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों से कहां से आने तथा कहां को जाने संबंधी जानकारी भी एकत्रित की गई। नाकाबंदी के दौरान ASI प्रकाश चंद, हेड कांस्टेबल पनाराम, हरेंद्र जसवंत सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।
इनके समय श्रीमान एसपी साहब जिला अजमेर के आदेशानुसार ब्यावर सिटी के अंदर सिटी सिनेमा के सामने सीआई साहब और मैं जाब्ता के संदिग्ध व्यक्तियों को चेक करके उनके मोबाइल नंबर नोट किए जा रहे हैं एवं वाहन के संबंधित 2 व्हीलर और 4 व्हीलर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आरसी वगैरह चेक किए जा रहे हैं और ब्यौर में नाकाबंदी संगन की जा रही है। नगर परिषद की ओर से बुधवार को अजमेर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के 5 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी के लिए बोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नगर परिषद सभागार में तय समय अनुसार नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। बुधवार को परिषद की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंड संख्या 11 से लेकर 15 तक यानी कुल 5 भूखंडों की नीलामी की जानी थी, लेकिन बुधवार को शहरवासियों ने ट्रांसपोर्ट नगर के इन 5 भूखंडों को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। परिषद की ओर से तय समय तक पर्याप्त बोलीदाताओं के भाग नहीं लेने के कारण बुधवार को आयोजित की गई नीलामी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह ने बताया कि पर्याप्त बोलीदाताओं के अभाव में बुधवार की नीलामी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। ज्ञात रहे कि 24 फरवरी को भी नगर परिषद सभागार में भूखंड संख्या 6 से 10 तक यानी 5 भूखंडों के लिए नीलामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन पर्याप्त बोलीदाताओं के अभाव में उक्त नीलामी प्रक्रिया को भी स्थगित करना पड़ा था। मालूम हो कि नगर परिषद ने अपनी आय बढ़ाने के लिए शहर के अजमेर रोड पर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना को अमली जामा पहनाते हुए नगर के भूखंडों को नीलामी के जरिए बेचने का निर्णय लिया था। इसी के चलते नगर परिषद में पूर्व ने ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों को नीलामी के जरिए विक्रय करते हुए करोड़ों रुपयों का राजस्व अर्जित किया था, लेकिन बुधवार को आयोजित नीलामी में पर्याप्त मात्रा में बोलीदाताओं के नहीं पहुंचने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। आयुक्त सिंह ने बताया कि भविष्य में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन सहित अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी का आयोजन किया जाए। कोरोना काल के कारण हमारे उम्मीद के हिसाब से कोई भी बोलीदाता उपस्थित नहीं हुए हैं, अतः इस बोली को स्थगित किया जाता है और आगे हम सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए जैसे ऑनलाइन करना है इस हिसाब से हम नए तरीके पे जाके और शीघ्र ही इसकी नीलामी करेंगे। शहर के गायत्री नगर लिंक रोड इस दरबार में सूफी संत आसूराम साहिब की सालाना वर्षी उत्सव धूमधाम के साथ मनाई गई। दरबार के दौलत राम ने बताया कि दादा आसूराम साहिब की सालाना वर्षी में खैरतल भानुनाथ अजमेर से, अशोक कुमार ब्यावर के सांवल दास उदासी तथा पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा ने सूफी संत आसूराम साहिब की शान में एक से बढ़कर एक सूफी कलाम पेश किए। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने हक मौजूदा सदा मौजूद कलाम पर जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के पश्चात प्रसाद का वितरण कार्यक्रम का समापन किया गया। वर्षीय उत्सव कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने मनाया स्थापना दिवस, पीड़ित मानवता की सेवार्थ समर्पित किया रक्त। वैक्सीन टीकाकरण अभियान को मिली गति, शहर के ईएसआई अस्पताल में भी शुरू हुआ टीकाकरण। अभिभाषक संघ चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए 3 ने जताई दावेदारी, शुक्रवार तक हो सकेगी नाम वापसी। और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में पुलिस ने की नाकाबंदी, वाहनों व वाहन चालकों के बारे में जुटाई जानकारी।